Hello, welcome in my SR मैथमेटिक्स क्लास। ये स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने कोफैक्टर्स, माइनस, एडजॉइंट्स एंड इनवर्स इनसे रिलेटेड इनको हम लोगों ने पढ़ा था। इनके डिफिनेशंस को पढ़ा था। इनको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इनको कैसे हम किसी गिवन मैट्रिक्स का माइनस कैसे फाइंड करते हैं, कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं और इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं या एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो आज हम लोग इन 4 टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे करेंगे ताकि हमारे वो टॉपिक्स की और भी क्लियर हो जाएं। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, if A and B are two matrices of same order 3, if A and B are two square matrices of order 3 and determinant of A is equal to 5 and determinant of B is equal to 3, then find the value of determinant of 3AB. If A is equal to 5, B is equal to 3 and A, B are two matrices of order 3, then find determinant of 3AB. तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? देखिए, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ा था वहाँ पे कि सिंस अगर जो है आपके ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं एक ही ऑर्डर के, एक ही क्रम के, तो उनमें प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ 3AB is equal to 3 into determinant of 3A into determinant of 3B। यहाँ से 3 into ये हो जाएगा आपका 15 into 9 is equal to 3 into 135 into 405। इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब आइए, हम लोगों ने कल ही 2 टॉपिक और पढ़ा था, डिफिनेशंस थे कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपका सिंगुलर कब होता है और नॉन सिंगुलर कब होता है, व्युत्क्रमणीय कब होता है या फिर अव्युत्क्रमणीय कब होता है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा इन्हीं से रिलेटेड है। एक हमको साइड दे रखा है 1 लैम्डा 0 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1 2 415 ये आपका व्युत्क्रमणीय है, नॉन सिंगुलर है, तो नॉन सिंगुलर होगा तो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1 के लिए आप सॉल्व कर दीजिए, तो -5 इंटू -2 माइनस लैम्डा इंटू 15 माइनस 8 प्लस 0 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -7 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से -7 लैम्डा इक्वल टू +7, तो लैम्डा इज इक्वल टू 7 अपॉन -7, तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू -1। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। फिर चलिए आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा, यहाँ पे आपको जो है मैट्रिक्स गिवन है 2x2 ऑर्डर का, तो हमें उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना है। एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे हम लोग फाइंड करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है, सेक थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉस थीटा इफ A is equal to, then find एडजॉइंट A। एडजॉइंट A हमको फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम
सारे एलिमेंटों का कोफैक्टर फाइंड करते हैं तो a11 माइनस 1 पावर 1 प्लस 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। a12 इक्वल टू माइनस 1 पावर 1 प्लस 2 इंटू सेक थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस सेक थीटा। a21 माइनस 1 पावर 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। a22 माइनस 1 पावर 2 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब हम लोग एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। नाउ b इक्वल टू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा और सेक थीटा। हेंस एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ b, ट्रांसपोज ऑफ b, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा सेक थीटा। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अब जो है अगर हमको 2x2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और हमें उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना है तो बहुत सिंपल सा होता है। इसमें जो है हम लोग डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने का फाइंड करने का जो प्रोसेस है आपका वो यही प्रोसेस होता है। मैट्रिक्स आपका 2x2 ऑर्डर का हो, 3x3 ऑर्डर का हो, 4x4 ऑर्डर का हो, जो भी हो। लेकिन अगर 2x2 के लिए तो हम डायरेक्टली थोड़ा सा अपना स्टार्ट भी कर सकते हैं। देखिए हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल, और प्रिंसिपल डायगोनल जो है इसके एलिमेंट में देखिए क्या चेंजिंग है, उन दोनों का रिप्लेस चेंज, प्लेस चेंजेस, यानी इन दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस किया गया है, ये दोनों के स्थान को बदल देते हैं। और जो आपका सेकंड डायगोनल है इसके एलिमेंटों में क्या हुआ है, कोई प्लेस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्या हुआ सिर्फ इन दोनों का साइन बदल गया है। तो इस तरह से अगर 2x2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया है और उसका हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल का जो नंबर होगा, जो एलिमेंट होगा, उसके प्लेस को एक दूसरे से रिप्लेस कर देते हैं, और जो आपका सेकंड डायगोनल एलिमेंट होगा उसके एलिमेंटों का साइन जो है वो चेंज कर लेते हैं, यानी प्लस है तो माइनस, प्लस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको उस दिए गए मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स आपको गिवन है और मैट्रिक्स के सेकंड रो के माइनर फाइंड करने हैं और कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट क्या गिवन है, 4 9 7 3 5 7 3 5 7 5 4 5 5 4 5। इस सारणी के सेकंड कॉलम के ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स के लिए क्या करना है, हमें माइनर लिखना है, यानी उप सारणिक लिखना है और सगुणनखंड लिखना है। ठीक है, और उनकी वैल्यू, उनकी जो है वैल्यू भी बतानी है, उनका मान भी बताना है। तो चलिए माइनर को यानी इसके लिए लिखना आपको, तो माइनर क्या होता है, माइनर को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी के सारे एलिमेंट को लीजिए किस प्लेस पे है, a12 पहला रो दूसरा कॉलम, तो a12 के लिए माइनर क्या हो गया, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, तो ये छूट गया और ये बीच वाला छूट जाएगा, 3 7 5 5 3 7 5 5, ये इसका माइनर हो गया। अब इसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो 3 × 5 माइनस 7 × 5, तो 15 माइनस 35 इक्वल टू माइनस 20। फिर a22, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, a22 तो ये छूट गया और आपका ये छूट जाएगा 4 7 5 5 4 7 5 5। इसकी वैल्यू अगर देखें तो 20 माइनस 35,
कितना आ जाएगा -15। फिर m3 2, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4737, 4737। तो ये कितना हो गया 28 - 21 = 7। ये तो हो गया इसके माइनस यानी उपसारक हो गए, उनका मान हो गया। फिर आइए अब लिखते हैं इसका कोफैक्टर्स को, तो a12 -1 के पावर 1 + 2 और आएगा यही आपका 3755। तो इसकी वैल्यू कितना -20, यहाँ पहले से माइनस तो माइनस +20 हो गया। फिर a22 -1 के पावर 2 + 2, तो आपका इसके लिए है तो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, तो मतलब यही आएगा आपका 4755। तो इसकी वैल्यू -15, यहाँ +1 तो -15 ही रहेगा इसकी भी वैल्यू। ठीक, फिर आपका 832 -1 के पावर 3 + 2 और ये हो जाएगा आपका 4737। इसकी वैल्यू कितना 7 और इसकी वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा -7। तो इस तरीके से ये आपके जो है कोफैक्टर्स हो गए, निश्चय गुणनखंड हो गए, और ये आपके उपसारणिक हो गए। तो इस तरह किसी भी सारणिक की आपकी वैल्यू को जो है किसी भी अवयव के लिए उपसारणिक या गुणनखंड आप लिख सकते हैं, उनकी वैल्यू को याद कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, इफ ए एंड बी, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन जो है a = गिवन है आपको 1001 एंड b = गिवन है आपको 2 - 3 5 - 7, 2 - 3 5 - 7। तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए बी का एडजॉइंट फाइंड करना। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ए बी फाइंड कर लेंगे। ए बी कैसे फाइंड होगा, ए का बी से गुणा कर देंगे तो ए बी फाइंड हो जाएगा। ए बी फाइंड करने के बाद फिर उसका एडजॉइंट निकलना है। तो एडजॉइंट निकालना क्या होता है, सबसे पहले सारे ए बी का जो सभी एलिमेंटों का कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे, फिर उससे मैट्रिक्स बना के ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको एडजॉइंट मिल जाएगा ए बी, या फिर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। ठीक, इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ ए is a square matrix of order 3 and determinant of A is equal to 7, then they find the value of determinant of adjoint of A. If A is a square matrix of order 3 and determinant of A is equal to 7, then find adjoint determinant of adjoint of A। ठीक है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, adjoint और determinant of adjoint of A is equal to determinant of A के पावर n - 1 होता है। जहाँ n क्या है आपका, n क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना गिवन है 7, और इसकी जो वैल्यू n कितना 3, ऑर्डर कितना दिया था 3, तो 7 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। इस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी 49। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि यदि ए एक कोट 3 का व्युत्क्रमणीय अवयव है, तब एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए पावर के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए क्या है, व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है तो मीनिंग क्या हुआ इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 नहीं होगा। यहाँ पे नहीं क्या रखा है आपका गिव ऑर्डर का एडजॉइंट
ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर के। ठीक है, इसको देखिए क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या लिख सकते, डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस वन इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर के माइनस वन। देखिए क्या हो जाएगा, n माइनस वन इज इक्वल टू के, n कितना है 3 माइनस वन इज इक्वल टू के, तो k इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसको आप लोगों ने प्रॉपर्टी में बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 to 13 है, इन सभी में आपको फ्लो इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। इनवर्स के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, इनवर्स हमने कल बताया था और इसको इस पे एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम इसमें लेंगे 12, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का लेते हैं। अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आ जाएगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आप इजीली कर पाएंगे। If a is equal to 2 minus 1 1 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 2, then find a inverse। तो देखिए ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला हमारा क्या है। सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए मैथ में कि क्वेश्चंस में हमको गिवन क्या है और फिर हमको फाइंड क्या करना है। अगर इतना हमको पता चल गया तो फिर हम ये जान लेते हैं कि हमको फार्मूला कौन सा अपनाना है या मेथड्स कौन सा अपनाना है या थ्योरम कौन सा अप्लाई करना है। ठीक, तो जब हमको ये पता होगा तो फिर हम उस थ्योरम या उस फार्मूले या उस मेथड में ये ढूंढते हैं कि हमारा मेन टॉपिक क्या, किसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उस रिक्वायरमेंट को हम लोग पहले कलेक्ट करते हैं। तो एडजॉइंट इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, सिंस ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यानी इस फार्मूले से हमें क्या पता चला कि हमको डिटरमिनेंट ए चाहिए और एडजॉइंट ए चाहिए। तो सबसे पहले आप डिटरमिनेंट ए निकालते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 2। ठीक, यहाँ 2 के लिए सॉल्व कर लिया हमने। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 to 4 2 into 2 4 minus 1 into minus 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस प्लस 1 ये कट गया, तो -2 माइनस प्लस 1 प्लस 1, ये छोटा क्या, माइनस इंटू माइनस तो 1 -2, यहाँ आपका 3 3 2 6, यहाँ आपका -1 तो -1 हो गया, यहाँ आपका -1 तो -1 हो गया, तो 6 - 2 इक्वल टू 4, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। यानी यहाँ से हमें एक चीज़ ये भी पता चलता है कि दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब डिटरमिनेंट ए मिल गया। अब हमको चाहिए एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट में क्या चाहिए, तो एडजॉइंट में हम सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो कोफैक्टर यहाँ फाइंड करेंगे आप। ठीक है, कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो A11 सभी एलिमेंटों का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, तो -1 के पावर 1 + 1। अब देखिए इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं तो क्या, 2 2 जा 4 -1, तो ये आपका आएगा 3, ये भी तो आएगा 3। फिर A12 तो इक्वल टू -1 के पावर 1 + 2, तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, -2 + 1 -2 + 1, तो इतना आया -1 आया और -1 यहाँ भी कितना हो गया +1। फिर A13 -1 के पावर 1 + 3, तो इसके लिए ये छूट गया +1 -2, तो +1 -2, तो ये -1 आएगा और ये +1 आएगा, तो आंसर आपका -1 हो गया। फिर A21 -1 के पावर 2 + 1, तो इसके लिए निकालना है, तो ये छूट गया आपका, ये छूट गया -2 + 1 -2 + 1, तो ये -1 देगा और ये -1 देगा, तो क्या आएगा +1 आएगा। फिर A22 -1 के पावर 2 + 2, इसके लिए निकाल रहे हैं, तो ये छूट गया आपका और ये छूट गया, क्या आएगा 2 2 जा 4
-1, तो 4 - 1 ये आपका 3 आ जाएगा। फिर आपका 8 2 3, तो -1 के पावर 2 + 3, इसके लिए निकाल लें। ये छोटा आपका और ये -2 + 1, -2 + 1, तो देखिए ये भी -1 देगा, ये भी -1 से +1 हो गया। फिर A3 1, इसके लिए ये छोटा ये कितना है 1 - 2, -1 के पावर 3 + 1 1 - 2, 2 - 1 क्या आएगा 2 - 1, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। A3 2, इसके लिए निकाल रहे हैं आप, तो -1 के पावर 3 + 2, इसके लिए ये छूट गया और ये कितना है -2 + 1, -2 + 1, ये भी -1 हो जाएगा। A3 3, -1 के पावर 3 + 3, ये इससे छूट गया, ये छूट गया। 4 - 1, 4 - 1 कितना आ जाएगा आपका 3, तो हेंस बीच का टू कितना हो जाएगा, तो 3 1 - 1 1 3 1 1 1 3, ये आ गया कभी। इसलिए आपका एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 1 - 1 1 3 1 1 1 3, ये हो गया एडजॉइंट ए। इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू 1/4 इंटू एडजॉइंट ए 1 3 1 1 3 1 -1 1 3, तो ये आपका जो है एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा और यहाँ से हमको इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। तो आपका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है बट है कुछ नहीं, बहुत इजी है। सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को स्टडी करें और उसमें जो है ये फाइंड करें कि हमको गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, फिर उस हिसाब से हम उसमें फॉर्मूले या मेथड्स को अप्लाई करते हैं और उस मेथड्स में हमको किसकी किन टर्म को रिक्वायरमेंट होगी उन टर्म को फाइंड करके फिर फार्मूले में पुट कर दिया जाता है और वहाँ से हमको सोल्यूशन उस प्रॉब्लम का मिल जाएगा। ठीक, चलिए तो इस तरीके से आपका जो है गिवन एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज को आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा और जो कोई प्रॉब्लम और आती है उस प्रॉब्लम्स को आप कमेंट करके हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में या फिर आपके ग्रुप में, ठीक है। उसके लिए आप फिर हम लोग आते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं और हम लोग का जो अगला टॉपिक होगा अब हम लोगों ने साड़ी पढ़ लिया, साड़ी से रिलेटेड जितने भी टर्म थे उसको पढ़ लिया हम लोगों ने। तो अब हम लोग उस साड़ी का अपने डेली यूज क्या कर सकते हैं, उसका यूज क्या है, उसका एप्लीकेशंस क्या है, तो उसके एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। तो साड़ियों तथा आयुधों के अनुप्रयोग, साड़ियों तथा आयुधों का अनुप्रयोग, यानी applications of determinants and matrices, ठीक है। साड़ी को तो अवयव का अनुप्रयोग है, तो ये साड़ी तथा हम लोगों ने कक्षा 10 या कक्षा 11 में भी लीनियर इक्वेशन को हल किया है, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वही पेयर तब तो हम लोगों ने हाई स्कूल में सॉल्व कर लिया, उसके लिए आपके पास मेथड्स थे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थे, एलिमिनेशन मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, आपका ग्राफिकल मेथड था। उस मेथड से हम लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेते थे वहाँ पे। लेकिन अगर वही पेयर ना होके 2 3 इक्वेशन 4 इक्वेशन एक साथ आ जाएं तो उसको फिर हम कहते हैं, या फिर 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल आ जाएं एक साथ में, तो फिर उस लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको भी हल करने के लिए साड़ी की सहायता ली जाती है और साड़ी की सहायता से हम उसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, उस तरह की प्रॉब्लम का सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो साड़ी का जो सबसे पहला महत्वपूर्ण उपयोग है, अनुप्रयोग है, वो हम लोग
लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरणों को हल करने में करते हैं। अब चलिए दो चीज़ें वहाँ पे थी जब हम लोग हाई स्कूल में, ये दो चीज़ें थी जब हम लोग रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ टर्म थे, ठीक है, जो संगत हल होंगे या असंगत होंगे, यानी जो दो लीनियर पेयर इक्वेशन दिए हैं, दोनों इक्वेशन का जो हम ग्राफ ड्रा करते थे, ग्राफ आपका संगत है या फिर असंगत है। संगत कब होते थे? जब हमें उस लीनियर पेयर का लीनियर पेयर इक्वेशन का जो सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता था, सोल्यूशन हमको मिलता था, तो हम उसको कहते थे कि ये संगत है। या अगर हमको उसका कोई हल नहीं मिलता था तो हम कहते थे कि ये जो है असंगत है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस साड़ी की सहायता से लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण को हल करते हैं, और हल करने और उसको हम पता करते हैं कि जो समीकरण दिए गए हैं वो निकाय जो है वो ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन जो है वो आपका संगत है या फिर असंगत है। ठीक है, तो संगत कब होगा? जब उसका सोल्यूशन यानी जितने भी इक्वेशन गिवन है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वो संगत है, अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो असंगत है। तो वहाँ पे हमको इसको फाइंड करने के लिए तीन कंडीशन दिए गए थे कि इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 देन इक्वेशन है यूनिक सोल्यूशन एंड, ठीक। और दूसरा दिया था इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 देन इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, यानी असंगत होते थे, कोइंसिडेंट होते थे। तो आपका जो है, और थर्ड कंडीशन था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 देन इक्वेशन है मेनी सोल्यूशन होते थे। तो यहाँ हम कैसे इसको फाइंड करेंगे कि आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या फिर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो ग्रुप ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन गिवन रहेगा उस इक्वेशन की सहायता से हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, और डिटर्मिनेंट का फिर हम लोग क्या निकालते हैं, मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं, फिर उस मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो मतलब क्या होगा, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं रैखिक समीकरणों का हल। रैखिक समीकरणों का हल, तो इसको हम लोग सुनने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आपका a1x प्लस b1 y प्लस c1 z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2 y प्लस c2 z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3 y प्लस c3 z इक्वल टू d3, ये आपका क्या ग्रुप ऑफ इक्वेशंस हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स बनाते हैं, देन एक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स बना लेते हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और एक मैट्रिक्स x बनाते हैं जिसमें हम x y z रखते हैं, और एक अन्य मैट्रिक्स b बनाते हैं जिसमें हम d1 d2 d3 को, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स क्या बनता है, एक्स वाई जेड की जो कोफिशिएंट्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को लेकर ये मैट्रिक्स बना लेते हैं हम ए, और जितने वेरिएबल हैं जितने चर राशियां हैं उनको लेकर ये मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स क्या बनता है, हमेशा कॉलम मैट्रिक्स बनता है। ये आपका कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, ये आपका मतलब जो है स्तंभावी बनता है, स्तंभावी बन जाएगा, ठीक। और फिर तीसरा मैट्रिक्स जो आपके इक्वल में जो कांस्टेंट्स हैं उन कांस्टेंट्स को लेकर ये मैट्रिक्स बनाया जाता है, ये भी आपका कॉलम मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम तीन मैट्रिक्स बना लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम लोग फिर जो है लेके चलते हैं x इक्वल टू a इनवर्स फिर इसको हम लोग a
एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखते हैं। फिर क्या करेंगे, ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में इसको हम लोग लिखते हैं। और अब इसमें आते हैं हम लोग कंडीशन। इफ पहला केस जो है, केस फर्स्ट जो है, इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो ए इनवर्स का जब अस्तित्व होगा देन ए एक्स इक्वल टू बी, यहाँ हम दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू ए इनवर्स बी। यहाँ पे आपका ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो यहाँ पे आपका आई हो जाएगा, आई इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो दिस इम्प्लाई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। यहाँ पे लिखेंगे आप सिंस आई इंटू ए इक्वल टू ए होता है मतलब, और यहाँ आपका ए इनवर्स ए इक्वल टू आई। ठीक है, तो अगर आपका डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है तो हम इस कंडीशन को लेके चलते हैं। मतलब जो आपका यहाँ पे ए बना हुआ है, सबसे पहले उसका हम व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कर लेते हैं, और जो आपका कांस्टेंट्स का जो मैट्रिक्स है फिर आप उसके इनवर्स में हम दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर एक्स वाले से इक्वल कर लेते हैं और वहाँ से कंपेयर करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी केस में डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं हो रहा है तो वहाँ पे क्या करेंगे, तो उसके लिए दूसरा केस देखते हैं। इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 then A inverse does not exist। A inverse जो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, तब इसका व्युत्क्रम का विद्यमान नहीं होगा तो हम लोग एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, एडजॉइंट ए भी फाइंड करेंगे। देन वी फाइंड adjoint of A into B, adjoint of A into B। अब इस केस में क्या होगा, अब इसमें पहला केस आता है if adjoint A into B not equal to 0 then equation has no solution। then equation has no solution। अगर दूसरा केस adjoint A into B equal to 0 then equation has infinite many solution। देखिए इस तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशन को यहाँ पे हल करते हैं। सबसे पहले जो लीनियर ग्रुप और लीनियर इक्वेशन गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, उन पेयर की सहायता से हम तीन मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए कैसे बनेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड वेरिएबल की कोएफिशिएंट्स को लेके बनेगा। एक्स कैसे बनेगा, तो आपको जितने भी वेरिएबल दिए गए हैं एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल है उन वेरिएबल को लेके बनेगा, और जो आपका बी गिवन है वो कांस्टेंट्स को लेके बनेगा। फिर हम चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट ए 0 है या नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है ये तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम इस मेथड से उसके जो है सॉल्यूशंस को फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर किसी केस में इनवर्स जो डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाता है तो उसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा, और जब व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा तो इस केस में हम लोग एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड करेंगे। यानी जो मैट्रिक्स यहाँ दिया गया है इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, फिर उसका बी से प्रोडक्ट करेंगे, और फिर देखेंगे कि अगर ये 0 नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, यानी उसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तो वो असंगत होगा। और दूसरा केस देखेंगे कि अगर ये 0 के बराबर हो जा रहा है तो हम कहेंगे
कि वहाँ पर जो है लीनियर इक्वेशन जो गिवन है उनके पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है और मेनी सोल्यूशन है तो वो संगत होगा। और एक चीज यहाँ भी, इसमें कितने सोल्यूशन होंगे तो यहाँ यूनिक सोल्यूशन होगा। इक्वेशन है यूनिक सोल्यूशन होगा इस केस में किसी भी इक्वेशन का। ठीक, तो इस तरीके से हम जो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इस मेथड की सहायता से। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल को लेकर यहाँ पे समझते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल को लेकर समझते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग छोटा सा लेते हैं 2 ऑर्डर का था गिवन, क्वेश्चन लेते हैं हम x प्लस वाई इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। इनको हमें जो है हल करना है, इनकी संगतता की जांच करें। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ए बनाएंगे। ए क्या होगा, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 2, y का -3। ये हो गया ए, क्या हो जाएगा का ए। फिर हम बनाएंगे x क्या हो जाएगा x y। फिर हम बनाएंगे b क्या हो जाएगा आपका 4 9। ये हो गया b। अब हम लिस्ट में क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ए फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ए, तो 1 1 2 -3, इसकी वैल्यू होगी -3 -2, कितना है -5 नॉट इक्वल टू 0। तो हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, और इनके पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, नाउ x इक्वल टू ए इनवर्स b लेके चलते हैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो यहाँ देखते हैं x की वैल्यू कितना है xy, x की वैल्यू कितना है xy। ए इनवर्स आपको पता नहीं, तो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट आपको फाइंड है, एडजॉइंट आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, 2 ऑर्डर का, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे। तो हो जाएगा 1/5 -5 इंटू, इसका जो है प्लेस चेंज हो जाता है, तो -3 1 और -2 -1। ये किसका हो गया, ए इनवर्स की वैल्यू हो गई। बी कितना है आपका, बी है आपका 4 9, तो 4 और 9 हो गया बी। चलिए, ये हो जाएगा आपका 3/5 1/5 2/5 -1/5। ये कितना हो जाएगा 4 और 9, दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा 3 × 5, 3/5 × 4, तो 12/5 प्लस 9/5, तो हो जाएगा 8/5 माइनस 9/5। ये किसके इक्वल चल रहा है आपका, एक्स वाई के इक्वल चल रहा है आपका, एक्स वाई के इक्वल चल रहा है। चलिए, अब आपका एक्स वाई ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लेते हैं। 12 और 8 21, सॉरी 12 और 9 तो 29, सॉरी 21/25, और ये कितना हो जाएगा -1/5। Hence x इक्वल टू 21/5 एंड y इक्वल टू -1/5। इस तरीके से हम इसकी वैल्यूज को फाइंड कर पाएंगे। वैल्यू फाइंड हो गई तो यहाँ पे यूनिवर्स यूज कर रहा है, इसलिए वैल्यू फाइंड। तो इस तरीके से आपका चाहे 2 ऑर्डर का हो, 3 ऑर्डर का हो, या मतलब 2 इक्वेशन हो या 3 इक्वेशन हो, या आपका 2 वेरिएबल हो या 1 वेरिएबल हो, इस तरह से हम जो है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं।
और उसकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।